नमस्कार साथियों, मैं रितेश कुमार। हम लोग कल जो पढ़े थे उससे कुछ आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग जो पढ़े थे कल, तो पृथ्वी की भू आकृति के बारे में स्टार्ट किए थे। और ऊपरी सतह के बारे में कुछ जाने हम लोग। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि कल हम पढ़ाए थे आप लोगों को जीवमंडल तक। जीवमंडल के बारे में पढ़ाए थे, उसके बाद हम लोग चलेंगे आज। जीवमंडल पढ़ाए थे, उसके बाद नहीं, जो जलमंडल पढ़ाए थे, जलमंडल, उसके बाद आप लोगों को अब हम लोग चलते हैं स्थल मंडल की तरफ है। जल मंडल में क्या था कि पृथ्वी पर जल ठोस, गैस और वाष्प की अवस्था में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाला जल दो प्रकार के होते हैं। कल बताए थे कि जो जल है वो दो प्रकार के पाए जाते हैं इसमें। तो एक होता था क्या इस पे, एक क्या था, सागरीय जल था हम लोगों का। तो ये हमारा सागरीय जल हो जाएगा, या इसको बोलते हैं लवणीय जल। इसको क्या बोलते हैं? लवणीय जल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लवणीय जल या सागरीय जल। ये जल कैसा होता है? नमकीन होता है, खारा होता है। ये जल कैसा होता है? तो ये नमकीन और खारा होता है। और क्या था इस पे हम लोग पढ़े थे, इसमें थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूं आप लोगों को। तो ये मान लीजिए कि एक पठार है, पर्वत है, और यहाँ पे कुछ पठार पड़ते हैं। और क्या होता है, यहाँ पे डिजर्ट एरिया हो गया ये, मान लीजिए कि। तो ये पर्वत, तो ये पर्वत कैसे बनते हैं? ज्वालामुखी के द्वारा। ज्वालामुखी के द्वारा पृथ्वी के अंदर जो भी मैग्मा होता है हमारा इस साइड में। और देखिए ऐसा क्या होता है कि समुद्र के अंदर भी बहुत सारे पहाड़ होते हैं। तो ये जब हम पढ़ाएंगे समुद्री विज्ञान में, तो उसमें भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि समुद्र के अंदर बहुत सारे पहाड़ होते हैं, कटक होते हैं, पहाड़ होते हैं। जो कटक होता है लंबे, एक पहाड़ पहाड़ के किनारे, जो जैसे कि क्या होता है कि एक लंबे सिरे की तरह ऐसे होता है कटक। तो ये हम लोग पढ़ेंगे समुद्र विज्ञान जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो मैग्मा है, मैग्मा पृथ्वी के अंदर, हम लोग जितने अंदर जाएंगे तो क्रस्ट के नीचे जाएंगे हम लोग, तो वहां पे क्या होता है कि ये मैग्मा इतने यहाँ पे इतना दाब रहता है, ताप रहता है, और घनत्व, दाब बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा यहाँ पे। तो इस कारण क्या होता है कि यहाँ पे कुछ हल्के पदार्थ होते हैं। तो हल्के पदार्थ जो ताप के कारण पिघल जाते हैं, पिघलने के कारण क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होगा कि नीचे, इसके नीचे, पृथ्वी के इस क्षेत्र के नीचे, मैं एक डायग्राम से आप लोगों को समझाऊंगा कि कहाँ पे कौन सा पदार्थ होता है। तो इस क्षेत्र के नीचे, जहां से मैग्मा के नीचे, वहां से भी बहुत ज्यादा कठोर पदार्थ होता है। जैसे कि लोहा और निकिल का वहां पे पदार्थ, ये पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। तो वो ये वहां पे, यहाँ पे जो तापमान रहता है उसके अनुसार ये ज्यादा ये हार्ड है। इसके कारण यहाँ से ये पिघल नहीं पाता है, पिघल नहीं पाता है लोहा और निकिल। तो इस कारण पृथ्वी का जो ये भाग है, ये भाग है जो कि लोहे और निकल से बना है, ये पिघल नहीं पाता है। तो इस कारण यहाँ से जब भी यहाँ पे गैस बनेगा, और जो लावा मैग्मा है, और मैग्मा के साथ में क्या होगा कि वाष्प बनेगा, तो ये इस साइड ना आकर जिधर कमजोर क्षेत्र पड़ेगा उससे क्या होगा कि ये सरफेस की तरफ ये बढ़ेगा, मैग्मा सरफेस की तरफ बढ़ेगा। जब सरफेस की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा कि जहाँ पे थोड़ा सा भी कमजोर क्षेत्र पड़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि या तो ज्वालामुखी ब्लास्ट होगा, वहाँ पे ज्वालामुखी पूरा फटेगा, या तो फिर वहाँ पे ज़्यादा कमजोर पड़ गया कुछ मैग्मा तो फिर अंदर भी जम सकता है, या फिर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे ब्लास्ट धीरे धीरे, ज़्यादा ब्लास्ट नहीं होगा, कम में ब्लास्ट के कारण वहाँ पे धीरे धीरे
बढ़ने लगेगा। तो इस कारण क्या पहाड़ कोई कोई बोलता है कि जिंदा होता है, कोई बोलता है कि कोई पहाड़ मुर्दा हो गया, कोई पहाड़ जिंदा हो गया। तो क्या कारण होता है कि जब यहाँ से धीरे धीरे लावा, यहाँ पे इसकी औकात उतना नहीं है कि यहाँ से ज़्यादा ब्लास्ट कर सके पहाड़ को चीर कर निकल सके। जितना चीर कर निकलना था निकल गया पहाड़। अब धीरे धीरे यहाँ से दबाव बढ़ेगा, तब दबाव बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये पहाड़ धीरे धीरे ऊपर तरफ बढ़ेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं जिंदा पहाड़। और कोई कोई बोलता है कहीं कहीं जो कि वहाँ का मैग्मा का औकात नहीं है कि इस क्षेत्र को अब ऊपर ढकेल सके, धक्का दे सके। तो इस कारण वहाँ पे क्या होता है कि वो पहाड़ बढ़ता नहीं है। जैसे कि हिमालय है, हिमालय हमारा नवीन पर्वत हो गया, तो वो हर साल 2-3 इंच 4 इंच या 5 इंच के आसपास बढ़ते रहता है। तो यही कारण है कि हिमालय बढ़ने का कारण यही है कि यहाँ पे वहाँ पे उस क्षेत्र में क्या है कि मैग्मा ज़्यादा दबाव के कारण मैग्मा का वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है। और कहीं कहीं देखिएगा कि कोई कोई पहाड़ है, जैसे कि अरावली पहाड़ है हमारे इंडिया में, तो वो क्या होता है कि वो मुर्दा पहाड़ हो गया। वो उसमें वहाँ पे अब ज्वालामुखी उतना उसके औकात से बाहर है कि उस पहाड़ को चीर कर निकल सके, या वहाँ पे ज्वालामुखी की स्थिति कम हो चुकी है। तो इस कारण वहाँ पे क्या होता है कि ज्वालामुखी पदार्थ के कारण, पदार्थ नहीं है, इस कारण वहाँ वो पहाड़ मुर्दा हो गया, मतलब वो बढ़ता नहीं है अब धीरे धीरे। तो वहाँ पे वो पहाड़ तो बहुत सारा टूट चुका है, वो पहाड़ बहुत सारा टूट चुका है। माइंस खनन वाले ने उसको इतना तोड़ तोड़ दिए हैं कि बहुत कम बचा है, अब पहले की अपेक्षा तो बहुत कम बचा है। तो अब पठार क्या होता है कि पठार जैसे कि पहाड़ की ढाल जो टूट जाता है, तो उसके कारण ये दोनों का पहाड़ का कितना होता है 1 किलोमीटर से ऊंचा, 1000 मीटर मान लीजिए। 1000 मीटर से जो हाइट होगा और उसकी जो उसकी शीर्ष बिंदु होगा त्रिभुजाकार होगा। और प्लेटो का क्या होता है पहाड़ पठार का, उसका त्रिभुजाकार नहीं होता है, समतल टाइप पे होता है, तो उसको पठार बोलते हैं। तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब पठार के बारे में और पहाड़ के बारे में, माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, तो उस समय पढ़ेंगे। अभी हम लोग को पढ़ना है क्या, तो जीवमंडल जलमंडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है कि जब यहाँ से नदियाँ निकलेगी पहाड़ी भाग से, जैसे कि हमारा हिमालय से बहुत सारी नदी निकलती है, गंगा नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, सिंधु गंगा, या वहाँ से 5 नदियाँ निकलती है। तो वो सब क्या होता है कि कहीं ना कहीं जाके धीरे 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 क्या होती है कि आगे चल के धीरे धीरे ये समुद्र में गिर जाती है। तो ये कौन सा पानी लाएगी, ये इसकी पानी कैसी होगी, तो इसकी जल क्या होगा, इसकी जल मीठा जल होगा। तो इसका जल क्या होगा, मीठा जल होगा। या हमारे पृथ्वी के अंदर भी 100 मीटर 200 मीटर, कहीं कहीं देखिएगा तो 500 बोरवेल गलाया जाता है। मतलब कि वहाँ पे क्या बोलते हैं चापाकल, या उसको मशीन से निकालने के लिए गलाया पानी निकाला जाता है। तो वो क्या होता है, वो भी मीठा पानी होता है। ये मीठा पानी कैसे होता है कि जैसे कि हमारी पृथ्वी है, तो बारिश हुई, तो बारिश होने के कारण बहुत सारा देखिएगा कि जल भर जाता है। तो वो क्या होता है कि धीरे 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 जमीन के अंदर रिसते जाता है। और नहीं तो उससे क्या होगा कि जब ठंडी का मौसम खत्म होगा तो देखिएगा कि गर्मी का मौसम आया। गर्मी का मौसम आया तो क्या होगा वहाँ पे कि गर्मी के कारण कहीं कहीं मिट्टी में दरार पड़ जाता है, तो उस कारण जब बारिश होगी तो उस दरार के कारण, उस दरार से पानी नीचे नीचे रिसते हुए चला जाएगा। तो वहाँ से मीठा पानी हम लोगों को मिल जाता है। तो पहला नंबर ये पानी हो गया लवणीय महासागरीय जल। और क्या हो जाता है यहाँ पे मीठा पानी का जल या मीठा जल। तो हमारा ये जल के जलमंडल आप लोगों को समझा चुके। इसमें कितने तरह का जल होते हैं, तो 2 तरह का जल होते हैं इसमें, एक लवणीय जल होता है, एक मीठा जल होता है। अब चलते हैं क्या आगे, हम लोगों को पढ़ना क्या है इसमें कि स्थल मंडल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। स्थल मंडल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो स्थल मंडल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। स्थल मंडल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो स्थल मंडल क्या होता है, लिथो क्या बोलते हैं इसको, स्फीयर, लिथोस्फीयर इसको बोलते हैं स्थल मंडल को।
तो इसमें क्या होता है, पृथ्वी के जो ऊपरी सतह होता है, ऊपरी सतह के स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के जो भी ऊपरी सतह है तो उसको क्या बोलते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। हमारा भूपटल पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की तुलना में क्या होता है, आंतरिक भाग की तुलना में काफी भंजनशील है, मतलब कि वो जो टूट सके। भंजनशील का मतलब क्या होता है कि जो टूट जाए। इस पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां भी पाई जाती है, जैसे कि हम आप लोगों को दिखाते हैं एक चित्र के अनुसार। चित्र नहीं है तो मान लीजिए कि स्थल मंडल में देखते हैं इसमें कौन कौन सा चित्र है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, एटमॉस्फेयर पढ़ चुके हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर पढ़ चुके हैं, बायोस्फीयर पढ़ चुके हैं, हाइड्रोस्फीयर पढ़ चुके, लिथोस्फीयर पढ़ रहे हैं ना हम लोग। ये तो जीव मंडल हो गया, जल मंडल पढ़ लिए, और ये वायुमंडल, और ये लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर पढ़ रहे हैं तो इसको हटाते हैं। इसमें लिथोस्फीयर पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि पृथ्वी एक है, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है हमारी, ये हमारा पृथ्वी है। तो इस पे क्या होता है कि बहुत सारे प्रकार के इस पे प्रकृति, मतलब कि क्या होते हैं कि चित्र पाए जाते हैं। क्या कैसे कैसे चित्र पाए जाएंगे, तो मान लीजिए कि कोई देशी हो गया, हमारा इंडिया हो गया यहाँ पे, तो हमारा इंडिया हो गया, तो यहाँ पे हमारा इंडिया का चित्र हो जाएगा। तो इंडिया का चित्र हम यहाँ पे बनाते हैं एक, भारत का। एक हमारा टूटा फूटा इंडिया का चित्र ये हमारा हो चुका है। तो मानते हैं कि ये इंडिया का चित्र हो गया। तो ऐसे करके इस पे क्या होता है कि ऐसे ऐसे चित्र बहुत सारे पाए जाते हैं हमारे पृथ्वी पे। तो या कहीं कहीं देखिएगा कि नदियों की कटाव के कारण कुछ ऐसा चित्र बन जाता है। नदियों के कटाव के कारण क्या होता है कि ऐसा चित्र बन जाता है कि जैसे यू आकार के चित्र बन जाता है, यू आकार के चित्र बन जाता है, या सर्पिलाकार चित्र बन जाता है। तो वो भी एक चित्र ही है। तो ऐसे करके हमारा क्या होता है कि आकृति बनती रहती है, विभिन्न प्रकार की आकृति यहाँ पे बनती रहती है। थोड़ा सा एसी चलो। तो आकृति बनती रहती है। तो हम लोग चलते हैं इसके बारे में, हम लोग कुछ लिखते हैं कि क्या इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं। आकृति तो बहुत सारा बनेगा इस पे। रिमोट रिमोट। तो हम लोग इसके जलमंडल के बारे में कुछ लिखते हैं। पृथ्वी पर इसके बारे में क्या हम लोग पढ़ते हैं, स्थल मंडल के बारे में, कि पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी
पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? स्थल मंडल हम लोग कहते हैं। ये भूपटल पर क्या होता है? ये भूपटल पे क्या होता है? भूपटल पृथ्वी के क्या होता है कि आंतरिक भागों की तुलना में मतलब क्या होता है? भंजनशील होता है। क्या लिख सकते हैं इसके बारे में कि ये जो होता है हमारा भूपटल होता है, हमारा जो भूपटल है हमारा पृथ्वी के आंतरिक भाग के क्या होता है? भाग की तुलना में अधिक तो इसमें देखिए क्या होता है, आंतरिक भाग जो है हमारा थोड़ा सा घनत्व ज्यादा होता है, उसका आंतरिक भाग का घनत्व ज्यादा होता है, कठोर होता है, वो कठोर होता है। और ऊपरी सतह जो होता है हमारा, जो पृथ्वी का ऊपरी सतह होता है वो हमारा टूटने वाला, मतलब कि भंजनशील, मतलब जो टूटने योग्य हो, जो टूट सके वैसे होता है। इसका घनत्व कम होता है। जिसका घनत्व कम होगा, हल्का होगा तो वो टूट भी सकता है। तो ऐसे का इस कारण क्या होता है कि ऊपरी भाग क्या होता है कि हमारा भंजनशील होता है और आंतरिक भाग क्या होता है? कठोर होता है। चलिए एक फिगर के अनुसार हम लोग देखते हैं आंतरिक भाग की संरचना में। देखिए क्या है इसमें, ये हमारा पृथ्वी का एक आंतरिक भाग है। कहाँ कहाँ कौन कौन सा पाया जाता है? जैसे कि मान लीजिए कि और एक फिगर लेते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है, ऊपरी भाग कितना होता है? क्रस्ट जो होता है हमारा पृथ्वी का, जो क्रस्ट है कितना किलोमीटर तक होता है? देखिए ये पृथ्वी की एक, यहाँ से ये टुकड़ा निकाला गया है। ये जो टुकड़ा है हमारा, ये जो टुकड़ा है हमारा पृथ्वी के ये भाग से निकाला गया है। ये भाग से हमारा ये टुकड़ा निकाला गया है। ये भाग से हमारा पृथ्वी का एक टुकड़ा निकाल दिया गया है। तो देखिए ये भाग है हमारा पृथ्वी का, यहाँ से ये टुकड़ा निकाला गया है। तो ये टुकड़ा निकाला गया है, तो देखिए क्या होता है कि ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? गहराई के अनुसार देखिए ये क्या होता है कि गहराई, जैसे जैसे गहराई जाएंगे हम लोग तो उसका कुछ घनत्व अधिक बढ़ते जाएगा, घनत्व अधिक बढ़ते जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पे कि ऊपरी क्रस्ट, ये ऊपरी क्रस्ट को क्या बोलते हैं? जैसे कि ऊपरी जो हमारा ये जो पृथ्वी का ये ऊपरी सतह है, जो ये सब ऊपरी सतह है हमारा पृथ्वी का, क्या बोलते हैं? जैसे कि हम लोग खड़े हैं जिस धरती पे, तो ये ऊपरी सतह हो गया। तो ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं हम लोग? ऊपरी क्रस्ट बोलते हैं। ऊपरी सतह को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपरी क्रस्ट बोलते हैं। तो जिस पे हम लोग खड़ा हैं ये चीज क्या होता है? ऊपरी क्रस्ट होता है। उसके बाद निचली क्रस्ट होता है। तो ऊपरी क्रस्ट कितना किलोमीटर तक होता है? तो 30 किलोमीटर तक ये ऊपरी क्रस्ट होता है। उसके बाद निचली क्रस्ट क्या होता है? 30 से 200 किलोमीटर तक ये ऊपरी निचली क्रस्ट होता है। उसके बाद क्या होता है? ऊपरी मेंटल हो जाता है। मेंटल 200 से 700 किलोमीटर तक ये ऊपरी मेंटल होता है। उसके बाद क्या होता है? 700 से 2900 किलोमीटर तक क्या होता है? निचली मेंटल होता है। और क्या होता है? 2900 से 5100 तक बाह्य क्रोड होता है। ये सबसे, ये जो है क्रोड जो है सबसे अधिक घना और ये पिघल नहीं सकता है। पृथ्वी का सबसे ये केंद्र बिंदु है, ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु है, ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड इसको बोलते हैं। तो जैसे कि कहीं नहीं, ये चीज देखिए क्या आता है कि इसमें बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड आम एग्जाम में नहीं आता है, आम एग्जाम में नहीं आता है। जैसे कि वनडे एग्जाम हो गया या वन लाइनर जो एग्जाम है ऑप्शनल,
तो उसमें क्या होता है कि ये चीजें नहीं आता है, सिर्फ क्रोड आएगा और मेंटल आएगा, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड आएगा, क्रोड आएगा। तो यही इतना ही देता है, ऊपरी निचली, और ऊपरी निचली मेंटल नहीं देता है, ऊपरी और निचली ना क्रोड देगा, ना ऊपरी क्रस्ट देगा, ना निचली क्रस्ट देगा। ज्यादातर क्या होता है कि वनडे एग्जाम में क्या होता है कि ऊपरी और निचली क्रस्ट दे सकता है, लेकिन ये सब चीज क्या होता है कि ये नेट जीआरएफ होता है जो एग्जाम, या यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें अधिकांश इस सब का चर्चा होता है। लेकिन वनडे एग्जाम में ज्यादा ये सब इन दोनों के, इन चारों के बीच में नहीं होता है, नहीं नहीं पूछ पाता है, इसलिए कि वो जानता है कि कितना हमको लेवल गहराई में ले जाना है। तो 2900 से 5150 तक क्या होता है, बाह्य क्रोड होता है, और 5150 से क्या होता है, 6370। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो यही है 6370 किलोमीटर के त्रिज्या है। तो आंतरिक क्रोड कितना होता है, 5150 से 6370 किलोमीटर के बीच में आंतरिक क्रोड है। तो अब क्या होता है, इसको हम लिखवाएंगे, मैं अभी सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि वहां पे हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोग जो पढ़ रहे थे उसके बारे में आप लोगों को समझा सकें। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में समझा सके। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट के बारे में ही पढ़ना है। वहां पे क्या दिया था, ऊपरी क्रस्ट ये भंजनशील होता है। जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे इसका घनत्व अधिक बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो उसका घनत्व बढ़ता जाएगा। और ये कैसे पता चला है, जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग जैसे पढ़ेंगे तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह गहराई में पढ़ेंगे कि इसको, ये इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, 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 और हमारा मैग्मा कहाँ पाया जाता है, ये चीज भी हम लोग पढ़ेंगे इस क्षेत्र में। तो हम लोग अभी क्या है कि ऊपरी क्रस्ट के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है। तो ये चीज क्या होता है, ये ऊपरी क्रस्ट जो 0 से 30 किलोमीटर के बीच में होता है, तो ये क्या होता है कि ये भंजनशील होता है, मतलब कि टूटने योग्य होता है, बहुत हल्का पदार्थ होता है यहाँ पे। जैसे कि देखिए कहीं कहीं खेती होती है तो कुदाल से भी उसको कोड़ देते हैं। वहीं कहीं पहाड़ी क्षेत्र हो गया तो पहाड़ के अंदर से जितना भी ये पत्थर है उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि हम लोग क्या होता है कि ऊपरी क्रस्ट के बारे में, ये भंजनशील होगा, ये क्या होगा, ये भंजनशील होगा। तो ये भंजनशील होता है। वही चीज हम लिखवाए हैं जो कि यहाँ पे जो पढ़ाए हैं, वही चीज जो जो समझाए हैं वही चीज हम लोगों को यहाँ पे लिखे हैं। तो आइए अब देखते हैं इसके बारे में कुछ और। तो इस पर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की आकृति भी पाई जाती है, तो इसको लिखना उचित नहीं है, इतना ही हम लोग छोड़ते हैं इसके बारे में। अब आगे चलते हैं हम लोग कहाँ, तो जीवमंडल के बारे में, जीवमंडल के बारे में हम लोग चलते हैं। तो जीवमंडल के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं कि जीवमंडल क्या है। जीवमंडल क्या है। जीवमंडल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि जीवमंडल, पृथ्वी पर क्या होता है कि पृथ्वी पर जहां वायुमंडल, जलमंडल और क्या होता है स्थल मंडल मिलते हैं, वहीं पर क्या होता है जीवमंडल पाया जाता है। पृथ्वी पर क्या होता है कि जहां पृथ्वी पर
देखिए क्या होता है यहाँ पे कि पृथ्वी पर जहाँ भी वायुमंडल पाया जाएगा, जल पाया जाएगा और क्या होता है स्थल पाया जाएगा, वहीं पे क्या पाया जाएगा, जीवमंडल पाए जाते हैं। जैसे कि क्या होगा कि हम लोग जहाँ जहाँ पे भी खड़े हैं तो वो स्थल मंडल है, उसको हम लोग टिकने के लिए कुछ तो कुछ चाहिए। तो ऐसे थोड़ा ना है कि चौबीसों घंटा हम लोग आकाश में या पंछी भी हो तो कहीं ना कहीं टिकने के लिए उसको स्थान चाहिए, तो वो स्थल मंडल हो गया। और वायुमंडल में क्या होता है कि वायुमंडल में हम लोग जो भी ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया। तो ये सारा चीज़ क्या होता है कि ये सब चीज़ पाया जाता है। तो वायुमंडल में हम लोगों के लिए वायुमंडल क्यों जरूरी है जीवमंडल के लिए, ताकि हम लोग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ले सके और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी से भी एक फायदा है कि जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं कि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वो लेते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन दिन में छोड़ते हैं और ऑक्सीजन रात को वो लेते हैं। तो वायुमंडल के अनुसार पेड़ पेड़ पौधों की भी जरूरत है कि जितना भी जीव है यहाँ पे, जितना भी जीव है, चाहे कोई भी हो, उसको वायुमंडल चाहिए तो चाहिए। चाहे हम हो, चाहे पानी में कोई जीव हो, मछली भी हो, या कोई भी छोटा सा छोटा जीव हो, बिना वायुमंडल का वो रह नहीं सकता है। इसलिए कि उसको तो चाहिए, या तो ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, या आर्गन चाहिए। आर्गन तो सबकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उनको बिना कार्बन डाइऑक्साइड के जी नहीं सकते हैं। नाइट्रोजन की हम लोगों के शरीर में 0% उसका यूज है। नाइट्रोजन के लिए जितना नाइट्रोजन हम लोग लेते हैं उतना नाइट्रोजन छोड़ देते हैं। जितना कि 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को 78% लेंगे तो 78% हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन ऑक्सीजन हम लोग लेंगे, जितना भी लेंगे उसमें से क्या होता है कि ऑक्सीजन का 20% ही यूज करते हैं, बाकी 80% वापस फिर हम लोग यहाँ सांस के द्वारा फिर फेंक देते हैं, निकाल देते हैं। तो वायुमंडल की जरूरत क्यों है, सांस लेने के लिए जरूरत है, जीने के लिए जरूरी है। और जल मंडल की क्यों जरूरत है, बिना पानी पिए तो हम लोग रह नहीं सकते हैं, चाहे कोई भी जीव है, पृथ्वी की कोई भी जीव हो। या आप लोग क्या थार में क्या होता है, ये कौन सा, ऊँट, ऊँट ऊँट भी है, तो वो भी क्या होता है कि भले कुछ दिन पे ही पानी पिएगा, लेकिन पिएगा जरूर। ये कोई भी जीव हो, पृथ्वी पे कोई भी जीव हो, बिना पानी का वो नहीं रह सकता है। और स्थल मंडल हर किसी को स्थान देने के लिए, जगह खड़ा होने के लिए स्थल मंडल की जरूरत है तो है। तो ये चीज होता है हमारे जीव मंडल के लिए। तो ये जहाँ तीनों मिलेंगे वहीं पे क्या होता है कि हमारा जीव मंडल पाया जाता है। अच्छा देखिए ना कैसे पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है कि जहाँ जहाँ ज़्यादा ज़्यादा हाइट पे पहाड़ है, तो क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, तो वहाँ पे आदमी बहुत कम पाया जाएगा, जीव मंडल बहुत कम पाया जाएगा। जो कि या आइए देखते हैं कि जहाँ जल मंडल है, तो जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे पहाड़ पे हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी तो वहाँ पे रहने की सुविधा नहीं हो पाएगा, इसलिए कि हम लोगों को फुल ऑक्सीजन, शरीर को फुल ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। इसलिए हो सकता है कि हम लोग नाक से ब्लड निकाल के नाक से ब्लड फेंक कर मर भी सकते हैं। तो जो भी जीव है उस क्षेत्र में जितना ऑक्सीजन चाहिए उसी क्षेत्र में वो जी सकता है। तो इस कारण क्या होता है कि वायुमंडल की हम लोग की सख्त जरूरत है। अब बात रही जल की, तो जल पहाड़ पे भी सही सुविधा से नहीं मिल पाता है, सब जगह नहीं मिल पाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या होता है कि वहाँ पे क्या था कि कुछ लोग बोलते थे, बहुत सारा प्रमाण मिला है, तो प्रमाण के अनुसार कोई साक्ष्य अभी सही से कोई बताता है, कोई नहीं बताता है। तो किसको सही माना जाएगा, किसको गलत माना जाएगा, उसको हम नहीं बता सकते हैं। तो क्या होता है वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में कि जब उसको खत्म हुआ, तो वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि या तो बाढ़ आया होगा, बहुत ज़्यादा प्रलय आया होगा। तो इसका मतलब कि प्रलय आने का मतलब, बाढ़ आने का मतलब कि इसका मतलब कि पहले वहाँ से नदी वहाँ पे थी। क्या होता था कि वहाँ पे पहले नदी थी, वहाँ पे नदी थी। तो वहाँ पे नदी थी, तो नदी के किनारे बहुत सारे लोग क्या हो गए, बसेंगे। क्या होंगे, बसेंगे, बसेंगे वहाँ पे नदी के किनारे। तो बसेंगे वहाँ पे, नदी किनारे लोग बसेंगे, घर भी रहेगा वहाँ पे। तो घर भी रहेगा तो क्या होगा,
घर भी रहेगा यहाँ पे। और क्या होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बसे थे। तो क्या हुआ था कि हो सकता है कि कोई कोई बोलता है कि यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए सुविधा अच्छी तरह नहीं होगी हुई होगी, या कोई कोई बोलता है कि बाढ़ के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई, या बोलता है लोग कि वहाँ पे ये सिंधु नदी सूख जाने के कारण उस टाइम में, मतलब कि उस समय सिंधु नदी पे पानी नहीं होने के कारण क्या होता था कि वहाँ के लोग पलायन कर गए या कुछ एक्सपायर कर गए। तो इस कारण से बहुत सारी हमारी जलमंडल की कहानियां सुनाई जाती है वहाँ पे। और स्थल मंडल पे हम लोगों को कहीं रहने के लिए, खड़ा होने के लिए, या कहीं शरण लेने के लिए कुछ तो कुछ चाहिए ही। या हम लोग कोई भी जीव हो, पानी का हो या कोई भी जीव हो, तो वो एक स्थान पे कहीं ना कहीं जाके वहाँ पे बैठता जरूर है, पृथ्वी पे या स्थल पे। तो हम लोग हैं, चाहे पक्षी हो चाहे कोई भी हो, जितना जानवर हो, सब लोग तो स्थल मंडल पे ही है, सब लोग स्थल मंडल पे ही है। तो उसको रहने के लिए कुछ ना कुछ स्थल स्थल मंडल चाहिए ही चाहिए, कहीं पे भी न कहीं पे। कहाँ खड़ा होगा? आकाश में तो कोई खड़ा नहीं होगा। और पक्षी है तो पक्षी 24x7 उड़ेगी नहीं। तो इसके कारण उसको या कहीं तो डाल पे बैठेगी या कहीं घोंसला बनाएगी पृथ्वी पे। तो इस कारण क्या होता है कि स्थल मंडल की हम लोग को बहुत जरूरत होती है। तो ये जहाँ तीनों पाए जाएंगे वहीं पे क्या होता है कि जीवमंडल पाया जाता है। जीवमंडल कहाँ पाया जाता है? ये तीनों जगह पे। अच्छा देखिए और क्या होता है यहाँ पे कि जीवमंडल का सभी मंडलों पर जीवमंडल का सभी मंडलों पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है, अब इसको हम लोग देखते हैं एक बार कि जीवमंडल का जो भी प्रभाव पड़ेगा तो वो कैसे पड़ेगा। मान लीजिए कि हम लोग सांस ले रहे हैं, हम भी जीव हैं, पेड़ पौधा भी एक जीव है, मछली भी एक जीव है, जितना भी यहाँ पे करीब करीब जीव जंतु हैं, करीब करीब मानव करीब करीब 8 अरब से अधिक जनसंख्या हो गया मानव की। और क्या होता है कि इसमें मानव तो हो गया 8 अरब प्लस हो गया, करीब साढ़े आठ का 9 अरब करीब करीब इनकी जनसंख्या हो चुकी है विश्व में 9 अरब के आसपास मानव की जनसंख्या हो चुकी है। और क्या होता है कि 10 लाख से अधिक क्या होता है जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि जानवर हो गया, पक्षी हो गए, उसके बाद कीड़ा हो गया, और बहुत सारे छोटे छोटे जीव हो गए, जैसे कि कछुआ हो गया। तो कछुआ नहीं, क्या बोलते हैं इसको, कछुआ भी ले लीजिए, मछली भी ले लीजिए, या उसको खरगोश भी ले लीजिए, बंदर भी ले लीजिए। उसमें उसमें और क्या ले सकते हैं, शेर भी ले सकते हैं, गधा भी ले सकते हैं, हाथी भी ले सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग गधा हैं तो आपको भी हम ले सकते हैं इसमें। तो ये क्या होता है कि ये सारे चीज का प्रभाव कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए पड़ता है, सब चीज पे पड़ता है, तीनों मंडल पे पड़ता है। जैसे क्या होता है कि ज्यादा पेड़ कट जाएगा, ज्यादा मान लीजिए कि पेड़ कट गया तो क्या होगा कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी। यदि ऑक्सीजन की जिस दिन कमी हो जाएगी तो हमारे यहाँ से बहुत सारे लोगों की ऑक्सीजन की कमी होगी, तो फिर मौत भी हो सकती है उस कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो नाक से ब्लड आदमी फेंक देगा। और प्रेशर ब्लड यहाँ पे प्रेशर जो होता है कि वातावरण में जो भी हमारा प्रेशर है, उस कारण क्या होता है कि यदि उतना प्रेशर नहीं होगा और ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि हमारे नसें फट जाएगी। जैसे कि हम यहाँ से अंतरिक्ष में जाएंगे तो मान लीजिए क्या होगा कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे प्रेशर बहुत कम होगा, प्रेशर कम होगा, वायुमंडल कम होगा। तो कम होगा तो क्या होगा कि हमारे जो अंदर से जो भी प्रेशर बन रहा है इस समय, जो कि हमारे धरती पे है, और बाहर से भी प्रेशर बन रहा है और अंदर से भी प्रेशर, दोनों का संतुलन बराबर है। इस कारण हमारा नसें फट नहीं रही है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि नसें फटने लगेगी, और नस फटने के कारण क्या होगा कि नाक से भी ब्लड आ सकता है, कहीं से भी नस फट सकता है। तो इस कारण से हम लोगों को जीवमंडल का प्रभाव पड़ेगा हर मंडल पे। तो मान लीजिए कि हम ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ दिए, तो ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ दिए तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए तो क्या होगा कि यहाँ पे पेड़ पौधे कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा
लेंगे तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लेंगे तो हम लोगों को दिक्कत होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ज़्यादा लेंगे तो हम लोगों को दिक्कत होगा तो क्या करेंगे कि हम लोग नाक से ब्लड फेंक सकते हैं, चाहे ये सब चीज़ बहुत सारी हमारी इंद्रियां जो है, चाहे हमारे शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो इस कारण क्या होता है, तो हमारे शरीर में तो रोग उत्पन्न हो गए। जितना भी जीव ऑक्सीजन लेने वाले हैं, जितना भी जीव ऑक्सीजन लेने वाले हैं, उस सब पे प्रभाव पड़ेगा, सब पे प्रभाव पड़ेगा। और क्या होगा कि यदि मान लीजिए कि हम लोग यदि ज़्यादा ऑक्सीजन भी हो जाता है, ज़्यादा ऑक्सीजन भी हो जाता है, तो पेड़ पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले सकते हैं? पेड़ पौधे कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं? जैसे और देखिए क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां हैं हमारे दिल्ली में, बहुत सारी कंपनी हैं, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, हरियाणा हो गया, तो या यूपी हो गया, नोएडा हो गया, नोएडा तरफ, तो या उसके बगल में कौन सा है, कोई एक और शहर है, तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारा वहाँ से वेस्ट पदार्थ निकलते हैं चिमनी से। चिमनी से क्या होता है कि बहुत सारे वेस्ट पदार्थ निकलते हैं, चिमनी से वेस्ट पदार्थ निकलते हैं। तो वेस्ट पदार्थ निकलेंगे यहाँ से, चिमनी से क्या होगा कि जब वेस्ट पदार्थ निकलेगा तो वेस्ट पदार्थ निकलेगा यहाँ से धुआं, तो क्या होगा कि वायुमंडल पे प्रभाव पड़ेगा, वायुमंडल पे प्रभाव पड़ेगा, हमारे हमारे शरीर पे भी प्रभाव पड़ेगा। और क्या होगा कि पेड़ पौधे पे भी प्रभाव कुछ पड़ेगा इसका, इसलिए कि हो सकता है कि उस ये जो कंपनी गैस छोड़ रही है उसका वो पेड़ पौधे पे असर न कर रहा होगा, मतलब कि उसका शोषण नहीं कर पा रहा होगा, उसका अवशोषण नहीं कर पा रहा होगा वो पेड़ पौधे। तो क्या होगा कि हम लोग पे ज़्यादा प्रभाव पड़ जाएगा, और उस पर भी प्रभाव ज़्यादा पड़ जाएगा। उसके प्रभाव पड़ने के कारण क्या होगा कि वो मतलब कि उसकी मौत भी हो सकती है, हम लोगों की भी मौत हो सकती है। तो इस कारण क्या होता है कि वातावरण में जैसे इसका प्रभाव पड़ेगा तो इस सारे मंडल को प्रभावित करेगा। और इसका क्या होगा कि जैसे जैसे कि यहाँ पे जल है, यहाँ पे क्या हो गया, और देखिए कि यहाँ पे जल है, यहाँ पे जल है, नदी है या समुद्र है, जो कुछ भी है, तो इसका क्या होगा प्रभाव कि यदि यहाँ से यहाँ जैसे जहाँ कंपनी होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे लोग वहाँ पे आसपास में जीव जंतु क्या होंगे, मानव प्रजाति की जनसंख्या घनत्व बढ़ेगी। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व बढ़ेगी तो जैसे जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा तो यहाँ पे बहुत सारे सामान खरीदाएगा, और सामान खरीदाएगा तो उसको वेस्टेज वहाँ से निकलेगा बहुत ज़्यादा। तो वो वेस्टेज कहाँ जाएगा, तो ये हमारे नदी में चला जाएगा, नदी में बह के चला जाएगा, तो वो नदी वहाँ से प्रभावित हो जाएगी। मान लीजिए कि प्लास्टिक ही है, यहाँ से बहुत सारा प्लास्टिक कूड़ा करकट हम लोग क्या करते हैं कि नदी में डाल देते हैं, तो वो क्या होता है कि हमारा नदी वहाँ से प्रभावित हो जाएगी। तो वहाँ पे जलमंडल भी प्रभावित हो जाएगा, वायुमंडल तो प्रभावित हो ही गया, जलमंडल इससे प्रभावित हो जाएगा, जलमंडल भी प्रभावित होगा। स्थल मंडल, मान लीजिए कि वहाँ पे क्या होगा कि उस कुछ दिनों के बाद यहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे खेती करने लायक जमीन बचेगा नहीं, खेती करने लायक जमीन बचेगा नहीं, तो ये भी हो सकता है। तो इस कारण क्या होता है कि जीवमंडल में सभी मंडलों पर, जीवमंडल का सभी मंडलों पे प्रभाव पड़ जाता है। अब हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पृथ्वी पे क्या है, हमारे पृथ्वी पे क्या है, हमारे पृथ्वी पे क्या है कि हमारे पृथ्वी पे करीब 9 अरब, करीब लगभग लिख सकते हैं यहाँ पे लगभग 9 अरब जनसंख्या, मानव की जनसंख्या पाई जाती है। ये 9 अरब बोल रहे हैं, तो ये आज के डेट के बोल रहे हैं, मतलब कि आज के आसपास के डेट के बोल रहे हैं, करीब करीब 9 अरब जनसंख्या हो चुका है हमारे पृथ्वी का। और क्या है कि 10 लाख से अधिक जीव जंतु पाए जाते हैं, 10 लाख से 10 लाख प्लस जीव जंतु हैं, जीव जंतु हैं यहाँ पे। और क्या है यहाँ पे कि 3
3.5 लाख प्लस, 3.5 लाख प्लस कहिए इसको, 3.5 लाख प्लस क्या होता है कि अधिक वृक्षों की संख्या पाई जाती है, मतलब वृक्षों की प्रजाति पाई जाती है। यहाँ से कितना, 3.5 लाख प्लस वृक्षों की प्रजाति पाई जाती हैं, ये हमारे स्थल मंडल पे। तो ये हमारा स्थल मंडल हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक शीत मंडल बच गया है, तो थोड़ा सा शीत मंडल, ये एक एक्सेप्शनल है, एक्स्ट्रा है आप लोगों के लिए, तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। तो शीत मंडल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि शीत मंडल क्या है। शीत मंडल क्या है, शीत मंडल क्या है? शीतमंडल क्या है? तो ये क्या होता है शीतमंडल, इसका अर्थ पृथ्वी पे क्या होता है कि इसका अर्थ ही होता है कि शीत मतलब कि याति यानी बर्फ है का जमा हुआ, पृथ्वी पे बर्फ का जमा हुआ क्षेत्र, मतलब इसको हिंदी क्या बोल सकते हैं, निम्न, इसको हिंदी में बोल सकते हैं निम्न तुषार, इसको बोल सकते हैं क्या, निम्न तुषार, निम्न तापमान, निम्न तापमान, या तुषार, तुषार मंडल कह सकते हैं या शीत मंडल कह सकते हैं इसको। तो इस पे क्या होता है कि इसको लिख सकते हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि पृथ्वी पे जमा बर्फ जमा हुआ, इसका अर्थ ही होता है कि पृथ्वी पर बर्फ जमा हुआ क्षेत्र। ये क्षेत्र होता है पृथ्वी पर, शीतमंडल क्या होता है, पृथ्वी पर बर्फ का जमा हुआ क्षेत्र ये होता है। अब क्या होता है, यह क्षेत्र क्या होता है कि यह क्षेत्र बर्फ है, बर्फ के रूप में होगा या तैरती बर्फ के रूप में होगा, या और क्या होता है कि ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है। यह क्या होता है शीतमंडल कि यह है, कैसे पाया जाता है यह, तो यह बर्फ के रूप में, बर्फ के रूप में, रूप में, और क्या पाया जाएगा, तैरती बर्फ के रूप में। और और क्या पाया जाएगा, ग्लेशियर के रूप में, ग्लेशियर, ग्लेशियर के रूप में, ग्लेशियर के रूप में ये पाया जाता है शीतमंडल। शीतमंडल कैसे पाया जाता है, ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है। तो इसको ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है। चलिए ठीक है, ये क्या होता है कि इसका सीधे प्रभाव पर्यावरण पे, पर्यावरण संतुलन के लिए, मतलब कि इस क्षेत्र का स्थिरता या निरंतरता बनाने के लिए अति आवश्यक है। ये मतलब शीतमंडल का क्या लिख सकते हैं कि इसका लिख सकते हैं इसका पर्यावरण पर क्या लिख सकते हैं, पर्यावरण संतुलन के लिए इसका या लिख सकते हैं पर्यावरण संतुलन, और क्या लिख सकते हैं पर्यावरण संतुलन, और क्या लिख सकते हैं इस पे, पर्यावरण संतुलन के लिए मतलब क्या कर सकते हैं इसको, इस क्षेत्र की स्थिरता, पर्यावरण संतुलन के लिए इस क्षेत्र के अस्थिरता और निरंतरता जरूरी है, के लिए इस क्षेत्र, क्षेत्र के, इस क्षेत्र की यानी शीतमंडल के, इस मंडल की कर दीजिए, इस मंडल के, इस मंडल की, इस मंडल की क्या कर सकते हैं,
इस मंडल की क्या लिख सकते हैं इसको, इसको, हाँ, इस मंडल की आवश्यक, मतलब कि ये क्या, इसको वर्ड हम लिख सकते हैं, इस मंडल की स्थिरता लिख दीजिए, स्थिरता, 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 या और क्या लिख सकते हैं इसको, स्थिरता, या और क्या लिख सकते हैं इसको, और निरंतरता, हाँ, लगातार, और निरंतरता, निरंतरता जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। कैसे जरूरी है? देखिए क्या होता है कि हमारे पृथ्वी पे क्या है, जल, तो जल कितना है, 70% है हमारे पृथ्वी पे। क्या है कि एक, ये हमारा जल 70% है। तो मान लीजिए कि शीतमंडल, तो जल है, तो वो सब जल के रूप में तो नहीं ना है, लिक्विड के रूप में तो है नहीं जल। कहीं कहीं देखिए हिमालय पे जाइएगा तो हमारी जो भी नदियां हैं, हिमालयी नदियां, वो सारे बर्फ की पिघली हुई पानी है, बर्फ की पिघली हुई पानी है। तो जैसे कि, या और कहीं जाइएगा अटलांटिक क्षेत्र, अटलांटिक क्षेत्र में जाइएगा, जैसे कि, और एक मैप दिखाते हैं आप लोगों के लिए, कि हम मैप के थ्रू आते हैं यहाँ पे। तो आइए ये मैप के थ्रू हम लोग एक देखते हैं क्या होता है कि, ये मैप हो गया हमारा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे सब जगह तो जल, ये सारा जल है, ये सब जगह जल है, ये सब जल है, ये सब जल है, जितने भी ब्लू कलर का है तो वो सब जल है। और ये सब जो हमारा पृथ्वी की, यहाँ से समुद्र से ऊंचाई अधिक है, इस कारण ये स्थल मंडल है, ये स्थल मंडल है, ये जल मंडल है। तो मान लीजिए कि अभी हमारा, हम हैं यहाँ पे इंडिया में, अब इंडिया में जो ये है नेपाल की सीमा है, हमारा नेपाल की सीमा है, जो कि वहाँ पे हिमालय पर्वत पड़ता है। या आज ये आप लोग, ये ये आज ये इस क्षेत्र में, अटलांटिक क्षेत्र में, अटलांटिक क्षेत्र में या आर्कटिक क्षेत्र में आ जाइए, यहाँ पे ये सारे बर्फ, बर्फ का ये ठोस पदार्थ है, यहाँ पे सारे बर्फ जमे हुए हैं इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हमारा सारा बर्फ जमा हुआ है। इस क्षेत्र में क्या है कि हमारा सारा बर्फ जमा हुआ है, ये सब बर्फ है। यहाँ पे इतना क्या है कि यहाँ इतना तापमान कम है कि क्या होता है कि वहाँ पे इतना तापमान कम है कि बर्फ है पानी में पिघल नहीं पाता है। कारण क्या होता है कि देखिए हमारा, हम पहले भी बताए थे कि हमारा सूर्य क्या होता है कि 23.5 डिग्री, ये हमारा 23.5 डिग्री है, और ये हमारा 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ, और ये 23.5 डिग्री साउथ। इसी के बीच में हमारा सूर्य क्या होता है, टहलते रहता है, इससे ना नीचे जाएगा और ना ये इससे ऊपर जाएगा। सूर्य हमारे इसी के क्षेत्र में टहलते रहता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में। तो इस कारण क्या होता है कि इधर हमारा तापमान ज़्यादा नहीं हो पाता है, और इस साइड भी, नॉर्थ में भी तापमान ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो ये सारा चीज़, यहाँ पे बर्फ का पिघला बर्फ है, और यहाँ से भी बर्फ है। तो इस कारण क्या होता है कि शीतमंडल, इसको हम लोग एक तरह से शीतमंडल कह सकते हैं। यदि जैसे ये बर्फ पिघलेगा, जो यहाँ से पिघलेगा, तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा। तो प्राकृतिक में नियमावली रखने के लिए, नियमित रखने के लिए, पर्यावरण को संतुलन करने के लिए इसकी निरंतरता जरूरी है। प्राकृतिक में हमारा पर्यावरण को संतुलन करने के लिए, मान लीजिए कि क्या होगा, यदि ये सब पिघल जाएगा तो क्या होगा कि ये सारा, ये डूब जाएगा, ये डूब सकता है, ये सारा डूब सकता है। और डूबने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे पेड़ पौधे से लेकर जीव जंतु बहुत सारे मर सकते हैं। और पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, बहुत सारे ये भी है, ये सारा ग्रीनलैंड है, ये जितना भी छोटा छोटे ये द्वीप हैं, ये सारे के सारे डूब जाएंगे। डूबने के कारण क्या होगा कि ये हमारा बर्फ पिघल गया, बर्फ पिघल गया तो क्या होगा कि वहाँ पे ये सारे डूब सकते हैं। डूबने के कारण क्या होगा कि वहाँ पे पर्यावरण की स्थिरता नहीं बनी रहेगी। तो ये चीज है हमारा शीतमंडल का। तो जो शीतमंडल में लिखवाए हैं हम आप लोगों को, तो
शीतमंडल में जो भी लिखवाए हैं, तो जो बताए हैं वही चीज हम यहाँ पे लिखवा के छोड़ चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि शीतमंडल पढ़ चुके हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, शीतमंडल में क्या होता है, शीतमंडल में क्या होता है, और चीजें और कुछ लिख सकते हैं इसमें। कोई शीतमंडल में, शीतमंडल के आयतन में कोई उतार चढ़ाव नहीं हो पाता है। उतार चढ़ाव मतलब नहीं, सॉरी, उतार चढ़ाव होने के कारण समुद्र के स्तर में परिवर्तन हो सकता है। वही चीज बताए हैं यहाँ पे हम कि यदि शीतमंडल में क्या होगा, शीतमंडल में आयतन में, शीतमंडल के आयतन में यदि उतार चढ़ाव थोड़ा सा भी होगा तो समुद्र पर सीधे प्रभाव पड़ेगा, समुद्र के स्तर पे सीधे प्रभाव पड़ेगा। यदि यहाँ से ग्लेशियर पिघला तो ये सारे डूब सकते हैं। वही चीज हम बताए हैं पहले भी। और क्या है कि यह ऊर्जा वितरण जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल को भी प्रभावित करता है। मान लीजिए कि यहाँ पे ऊर्जा वितरण होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ज्यादा पानी होगा, तो इस समय क्या होगा कि ज्यादा पानी के कारण इस क्षेत्र में भी जो सूर्य का प्रकाश हम लोग को जितना मिल रहा है उससे वहाँ कम मिल सकता है। इस कारण कि वहाँ पे क्या होगा कि पानी ज्यादा भर जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि वाष्प बनेगा, वाष्प बनेगा। तो जैसे वाष्प बनेगा तो क्या होगा कि यदि सूर्य का प्रकाश आएगा तो फिर रिफ्लेक्ट होकर ऊपर ही चला जाता है, रिफ्लेक्ट होकर ऊपर ही चला जाएगा, तो हम लोग को उतना सूर्य का प्रकाश भी नहीं मिल पाएगा। बादल बनेगी, यहाँ से जितना भी सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आएगा तो यहाँ से बादल बनेगा, बादल बनेगा तो आकाश में जैसे सूर्य का प्रकाश आएगा तो बादल क्या करेगा कि सीधे रिफ्लेक्ट कर देगा, सीधे रिफ्लेक्ट कर देगा। एक मिनट आप लोग लाइन पे रहिएगा, थोड़ा सा घर से कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ प्रणाम मम्मी, 5 मिनट में हम कॉल करते। तबीयत खराब है का? हाँ क्लास लेता नहीं, क्लास करके 5 मिनट में हम बंद बंद करते नहीं, हो गया 5 मिनट में। ठीक बा, ठीक बा। तो चलिए, बस 5 मिनट। तो ये क्या होता है कि इसे सीधे प्रभाव पड़ेगा हम लोगों को किस पे, तो हमारे वातावरण पे सीधे इसका प्रभाव पड़ेगा। हमारा जितना भी शीतमंडल में जैसे भी यहाँ से पिघलेगा बर्फ तो हमारे वातावरण पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि बादल बन गया, हम लोगों को प्रकाश उतना मिलेगा नहीं, प्रकाश उतना मिलेगा नहीं तो पेड़ पौधे क्या हो गए कि जो प्रकाश से जितना भोजन बनाते हैं उतना सक्षम नहीं होंगे भोजन बनाने में। इस कारण क्या होगा कि पेड़ पौधों की भी मृत्यु हो सकती है वहाँ पे। तो ये चीज हमारा था पर्यावरण के, मतलब कि पर्यावरण के संतुलन के लिए ये जरूरी है कि जितना बर्फ को पिघलना है, पिघलना उसका भी जरूरी है, और जितना जमना है उसका भी जरूरी है। तो इसको संतुलन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं, और पहाड़ों की जो कटाई हो रही है उसको हम लोग कम करके भी इसको हम बचा सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग आज की क्लास इतना ही रखते हैं, और इतना के बाद हम लोग अब चलेंगे कहाँ, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग आगे से चलेंगे। उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा भूकंप के बारे में पढ़ लेंगे, और क्या पढ़ेंगे, आंतरिक संरचना के बारे में, कौन सा मंडल कहाँ पाया जाता है, ये 2 चीज पढ़ के उसके बाद हम लोग चलेंगे आंतरिक संरचना का, देखेंगे कि कैसे कैसे आंतरिक संरचना उसका पृथ्वी का हुआ है। उसके बाद हम लोग आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।